गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रेट्स का रिलेशन निकाला था और ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करी थी। मतलब एक रिलेशन हमने कैलकुलेट करा था। तो राइट डाउन द क्वेश्चन। एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन in terms of different reactants. Express the rate of the following reaction in terms of express the rate of the following reaction in terms of different reactants and products. Reaction लिख लो आप 4NH3 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, 5O2 गैस gives 4NO गैस प्लस 6 वाटर गैस, 6 वाटर गैस। I repeat, express the rate of the following reaction, express the rate of the following reaction in terms of different reactants and products. रिएक्शन आपके सामने है। If the rate of formation of NO, if the rate of formation of NO लिखो, if the rate of formation of NO is, if the rate of formation of NO is 3.6 into 10 की पावर minus 10, sorry minus 3, 3.6 into 10 की पावर minus 3. I repeat, if the rate of formation of NO is 3.6 into 10 की पावर minus 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 that is ammonia. Second part, rate of formation of water, rate of formation of water. दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्शन आपके सामने गिवन है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 इंटू 10 की पावर minus 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, सेकेंड पार्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आया कुछ समझ में क्वेश्चन? देखो आपके सामने रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास रिएक्शन के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स गिवन है। रिएक्शंस के अंदर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1 नहीं है, तो 1 नहीं है उसके लिए आपने एक रिलेशन कल ही सीखा था, आई मीन पिछली क्लास के अंदर सीखा था। और क्या है वो रिलेशन? 1/4 माइनस डेल्टा NH3 by delta T is equal to minus 1/5 delta O2 divided by delta T, which is equal to plus 1/4 delta NO divided by delta T, which is also equal to plus 1/6 delta water by delta T। ठीक है जी, ये आपके सामने रिएक्शन हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? गिवन बताओ। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। जरा ध्यान से समझना क्या गिवन है। फॉर्मेशन ऑफ NO ये रहा, आपको ये गिवन है डेल्टा NO बाई डेल्टा T, ये गिवन है आपको। और वैल्यू बताना 3.6 इंटू 10 के minus 3 यूनिट है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये गिवन है आपको। और क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यही कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, एक तो ये कैलकुलेट करना है, माइनस लगा दोगे मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और क्या कैलकुलेट करना है? प्लस डेल्टा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना। क्वेश्चन इजी है। देखो आपके सामने सबसे पहले मैंने रिलेशन ही लिख डाला, सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट के रेट्स का रिलेशन लिख डाला मैंने।
और ये सभी के सभी रेट किसके इक्वल है? ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल है। ठीक है जी। अब सुनो, आपके पास गिवन कौन सा डेटा? ये वाला है ना? ये डेटा आपको गिवन है, कैलकुलेट कौन सा करना है? एक तो ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। सही बोला मैंने? आप इसको और इसको बराबर कर दो, ये है ही बराबर, बस यूज कर रहा हूं मैं। इसको और इसको यूज करो तो -1/4 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है ना? देखो 4 से 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। यानी कि जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी हो जाएगी, और मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा रखा है, मतलब डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, तो आंसर आ गया पहले का 3.6 इंटू 10⁻³ और यूनिट रहेगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? ये तो मेरा हो गया डन। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास तीन चीज़ें गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सॉरी दो चीज़ें गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। या तो आप इसको इससे बराबर कर लो या इसको आप इससे बराबर कर लो, एक ही बात है। तो मैं इसको और इसको बराबर कर रहा हूँ, तो 1/4 डेल्टा NO 1/4 डेल्टा NO बाय डेल्टा T इज इक्वल टू +1/6 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है जी, आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाँ जी, ये रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा है, सिंप्लीफाई करते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 6 को इधर शिफ्ट कर दो, +6/4 डेल्टा NO बाय डेल्टा T, है ना? ये तो सिंप्लीफाई कर लो आप, इधर 3 आ गया, इधर 2 आ गया, 3/2 आ गया, तो 3/2 मल्टीप्लाई डेल्टा NO बाय डेल्टा T गिवन है, ये रहा 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका 3×8 = 24 = 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो दोनों आंसर आ चुके हैं। फिर क्या तरीका सिखाया था आपको? आंसर्स को निकालने के बाद आंसर्स को बॉक्स में बंद करना है। तो डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक आंसर ये रहा, और दूसरा आंसर कहाँ पर है? प्लस डेल्टा H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T विच इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दोनों आंसर्स निकाल लिए हैं। अब प्रॉपर इस तरीके से बंद करने होते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वैल्यूज़ लिख के बंद कर दो। टीचर को कैसे पता लगेगा? जब टीचर आपकी शीट चेक करेगा या करेंगी तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि ये 5.4 किसका आंसर है, ये 3.6 किसका आंसर है? इसलिए प्रॉपर तरीके से देखो, मैंने आंसर को एनक्लोज करा है बॉक्स के अंदर। Write down the heading factors affecting rate of reaction. Write down the heading factors affecting rate of reaction. थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है इसके अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction। ठीक है, लिखो उसके अंदर।
सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। और ये हाँ जी बोलिए। अच्छा लिखा नहीं आपने, लिखो जल्दी से। हाँ जी, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें से पहला फैक्टर मैंने आपको बोला नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, और ये हम पढ़ चुके हैं। अगर अब थोड़ा सा भी आपको पहली क्लास का याद हो, मैंने आपको बताया था डिफरेंट रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होती है। आप खुद सोचो, डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट डिफरेंट होंगे, है ना। बॉन्ड वहाँ पे भी टूटेंगे, बॉन्ड वहाँ पे भी बनेंगे, बट सेम बॉन्ड तो नहीं टूटेंगे, सेम बॉन्ड तो नहीं बनेंगे। तो डिफरेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट अमाउंट्स की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और जब डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो डिफरेंट अमाउंट्स की एनर्जी इवॉल्व होती है, क्योंकि ये एनर्जीज डिफर कर रही है। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वो डिफर कर रही है सभी रिएक्शंस के अंदर, और बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो भी डिफर कर रही है सभी रिएक्शंस के अंदर, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी डिफरेंट होती है। तो इसमें आप लिखो, पहला फैक्टर लिखो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसमें आप रिएक्शन लिखो पहले आप 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स NO2 गैस, और ये रिएक्शन आपकी फास्ट है। 2CO गैस प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, और ये रिएक्शन आपकी स्लो है। ये दोनों रिएक्शन लिखो। अब जरा एक बार रिएक्शंस को देखो। अब दोनों दिखने में सिमिलर है। ये भी मोनोऑक्साइड है, ये भी मोनोऑक्साइड है। आपने मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, डाइऑक्साइड बन गया। देखने में सिमिलर है, बट इट डजंट मीन दोनों की रेट बराबर होगी। ऊपर वाली की रेट ज़्यादा है, नीचे वाली की रेट कम है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। लिखो, दीज रिएक्शंस अपीयर टू बी सिमिलर, but the first is fast while the second is slow. These reactions appear to be similar, but the first is fast while the second is slow. These reactions appear to be similar, but the first is fast while the second is slow, because different amounts of energies are required for breaking of different amounts of bond. Because different amounts of energies are required for breaking of different bonds, and different amounts of energies are released, in the formation of different bonds. ठीक है जी, लिखा आपने? हाँ जी, फर्स्ट फैक्टर वॉज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। दीज रिएक्शंस अपीयर टू बी सिमिलर, बट द फर्स्ट इज फास्ट वाइल द सेकेंड इज स्लो, बिकॉज द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, एंड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज आर रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट फैक्टर लिखो, concentration of the reactants. नेक्स्ट फैक्टर लिखो, concentration of the reactants.
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। देखो जी सिंपल सी बात है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो, आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर वही रिएक्शन को स्टडी करोगे जिसकी रेट मॉडरेट है प्लस वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन की वो रेट नहीं हो सकती भाई? रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव बैक रिएक्टेंट, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इधर भी कुछ रेट होगी, और प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाते हैं, इधर भी कुछ रेट होगी। तो दो रेट होंगी ना इक्विलिब्रियम के अंदर, बट हम इतनी डिफिकल्ट चीज़ों को इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो हम सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है ना। सेकंड फैक्टर हो गया आपका, लिखो concentration of the reactants, greater are the concentrations of the reactants, greater are the concentrations of the reactants, faster is the reaction, greater are the concentrations of the reactants, faster is the reaction. conversely कॉमा करके, as the concentration of the reactant decreases, as the concentration of the reactant decreases, the rate of reaction also decreases. As the concentration of the reactant decreases, the rate of reaction also decreases. ठीक है जी, दो फैक्टर्स हो गए। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट बताया, ठीक है, रिएक्टेंट्स बदलेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी बदल जाएगी, कहने का मतलब यही है। कंसंट्रेशन के अंदर मैंने क्या बता दिया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगी। तीसरा फैक्टर लिखो टेम्परेचर। इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर वाले फैक्टर के अंदर क्या होता है पहले सुन लो। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है ना। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं या तो ट्वाइस हो जाती है या तो थ्राइस हो जाती है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो सेकंड वाला फैक्टर अभी हमने सुना ना कंसंट्रेशन वाला, और ये थर्ड वाला फैक्टर जस्ट अभी मैंने बताया टेम्परेचर वाला, ये दोनों फैक्टर डिटेल में पढ़ने हैं हमें इसी चैप्टर में, ठीक है जी। तो टेम्परेचर के लिए फिर से सुन लो कि हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस या थ्राइस हो जाती है। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस और थ्राइस। लिखो टेम्परेचर वाला फैक्टर लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, the rate of reaction increases with rise in temperature, the rate of reaction increases with rise in temperature, full stop करके लिखो, the rate of reaction becomes twice or thrice, the rate of reaction becomes twice or thrice with every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction becomes twice or thrice with every 10 degree rise in temperature. Rate of reaction becomes twice or thrice with every 10 degree rise in temperature. In some cases reactions do not take place at room temperature. In some cases the reaction do not take place at room temperature. In some cases reactions do not take place at room temperature, but they take place at higher temperature, but they take place at higher temperature, but they take place at higher temperature. ठीक है जी, 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ध्यान रखना यही 2 फैक्टर हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तीसरा फैक्टर है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, कैटलिस्ट आपके ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर मतलब बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है जी। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेज विच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फोर्थ फैक्टर लिखो कैटलिस्ट।
इसमें लिख लो आप, अ कैटलिस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, अ कैटलिस्ट alters the rate of the reaction, a catalyst alters the rate of the reaction, a catalyst alters the rate of reaction means it can increase or decrease the rate of reaction, means it can decrease or increase the rate of reaction. जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर सकता है, मतलब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है. ठीक है जी. कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं. और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें लिख लो आप, एक और लाइन लिख लो. क्या लिखा आपने, कैटलिस्ट विच कैन ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, है ना. रिएक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है. फुल स्टॉप करके लिखो. In case of reversible reactions, रिवर्सिबल रिएक्शंस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी बनाता है और प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बना देता है. तो इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस अ कैटलिस्ट हेल्प्स टू अटेन, in case of reversible reactions a catalyst helps to attain the equilibrium quickly. In case of reversible reactions a catalyst helps to attain the equilibrium quickly without disturbing the state of equilibrium, ठीक है. कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम को जल्दी से अटेन करवा देता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, उस स्टेट तक जल्दी पहुंचा देता है. कैटलिस्ट का काम ये है, ठीक है ना. अगला फैक्टर लिखो सरफेस एरिया. लेट्स से आपके सामने कैटलिस्ट है, ये सरफेस एरिया ऑफ अ कैटलिस्ट बेसिकली वो होता है टॉपिक. या आप चलो जनरली बात करते हैं सरफेस एरिया. पहले तो आप ये समझो, अगर दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शंस होती है ना, तो रिएक्टेंट्स का कोलाइड होना ज़रूरी है. पहला पॉइंट तो ये है. और अगर मैं कैटलिस्ट उसमें ऐड करूँ तो कैटलिस्ट करता क्या है, खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब खुद कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन की रेट बढ़ा देता है. और कैटलिस्ट करता क्या है, मान लो ये आपका कैटलिस्ट है, ये क्या करेगा, दोनों रिएक्टेंट को अपने सरफेस से बुला लेगा. तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक लूज बॉन्ड बन जाता है. इस कैटलिस्ट ने क्या करा, दोनों रिएक्टेंट्स को, मान लो दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट ए के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, रिएक्टेंट बी के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, बट बॉन्ड वीक होता है. फिर दोनों रिएक्टेंट के बीच में सरफेस के ऊपर ही रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट कैटलिस्ट को छोड़ देगा. ठीक है. अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मुझे बताओ, लेट से आपके सामने एक कैटलिस्ट है, इसकी कितनी सरफेसेस को आप टच कर सकते हो? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सरफेसेस. अगर मैं कैटलिस्ट इस शेप के अंदर लूँ, अब इसको कर दो आधा, अब कितनी सरफेसेस एक्स्ट्रा आ गई है? 6 और आ गई है. एक बात बताओ, ये तो उतना ही है ना सरफेस, आपने यहाँ से आधा करा तो बीच से 2 आ गई ना, इसको ब्रेक कर दोगे तो 2 सरफेसेस बीच में आ गई ना, तो आपने कैटलिस्ट को जब ब्रेक करा सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना. आप इसको और ब्रेक कर दो, सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा. तो कैटलिस्ट को अगर मैं पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूं, बिल्कुल ही माइन्यूट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना, पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में तो बढ़ जाएगी. तो आपने कई बारी 11th में कुछ रिएक्शन पढ़ी होगी, रेने निकल कुछ पढ़ा होगा, और रेने निकल का क्या मतलब बताया गया होगा आपको 11th के अंदर, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ निकल. जब आप निकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दो, तो ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता था,
सरफेस एरिया बढ़ जाया करता था कैटलिस्ट का, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो इसके अंदर आप लिखो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ सॉलिड रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, for a reaction involving a solid reactant or catalyst, for a reaction involving a solid reactant or catalyst, the smaller is the particle size, the smaller is the particle size, the smaller is the particle size, that is greater is the surface area। आ गया ना, मैंने बोला ना जितना छोटा पार्टिकल का साइज होगा उतना सरफेस एरिया बढ़ जाता है। स्मॉलर इज द पार्टिकल साइज, दैट इज ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, दैट इज ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, फास्टर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और ये जो कैटलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? ये सॉलिड रिएक्टेंट या सॉलिड कैटलिस्ट पे एप्लीकेबल है ना, गैस पे थोड़ी ना करोगे इसे आप। लिख लिया? ठीक है जी, दोबारा बोल देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स for a reaction involving a solid reactant or catalyst, the smaller is the particle size, that is greater is the surface area, the faster is the reaction। last factor लिखो presence of light। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो डार्क में नहीं होती है, तो उनके लिए आपको लाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उन्हें बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल आपने 10th में पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, पढ़ा तो 11th भी होगा। 10th का ना वो छोटा सा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1, उसमें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसपे आप AgCl को जैसे ही आप उसके बॉक्स से, उसकी बॉटल से बाहर निकाल रहे थे तो उसका कलर चेंज हो जाया करता था। कभी करा है वो एक्सपेरिमेंट? बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। अच्छा एक बात समझाओ मुझे, थोड़ा सोच के आंसर देना। अगर मैं इस रूम की सारी लाइट बंद कर दूँ तो यहाँ अंधेरा तो हो जाएगा, इट्स एविडेंट। क्या बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा? थोड़ी बहुत रोशनी होगी ना। वो रोशनी कहाँ से आ रही होगी? बाहर से ना। और बाहर वो रोशनी क्या है? वो रोशनी किसकी है? किसकी है बताओ? सनलाइट है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे रेनी सीजन्स में हम देखते हैं कि बादल आ जाते हैं तो धूप चले जाती है, तो क्या सनलाइट चली जाती है? अगर सनलाइट चली जाएगी ना तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा, है ना। चाहे रोशनी कम हो, डिम हो जाए लाइट, चाहे लाइट बहुत ब्राइट हो, वो सनलाइट ही होती है। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो सच रिएक्शंस प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर, सॉरी सच रिएक्शन इज सम रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस इन द डार्क बट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। Some reactions do not take place in the dark but take place in the presence of light। एग्जाम्पल लिख लो आप इसमें। H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। ये आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो लिख लो दीज रिएक्शंस आर नोन एज such kind of reaction। लिख लो such kind of reactions are known as photochemical reaction। such kind of reactions are known as such kind of reactions are photochemical reactions। such kind of reactions are photochemical reactions। ठीक है, पांचों फैक्टर्स बता दिया मैंने। ठीक है, एक फैक्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन पांचों में से हमें 2 फैक्टर तो बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं, कंसंट्रेशन वाला और टेम्परेचर वाला, बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालें रेट लॉ एक्सप्रेशंस एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशंस एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, जिसमें आप ब्रैकेट में लिख लो नेक्स्ट हेडिंग इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस।
ठीक है जी, और ब्रैकेट में लिख लो आप डिपेंडेंस, मतलब कौन सा फैक्टर देख रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ रेट, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें आप हेडिंग बनाओ सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें आप सबसे पहले हेडिंग बनाओ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसका जो मैंने आपको अच्छे से मेंशन भी कर दिया कौन सा फैक्टर है, कंसंट्रेशन वाला फैक्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। उसमें से 2 ही फैक्टर हमें डिटेल में पढ़ने हैं सीबीएसई के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, ये बोलता है। तो मैं आपके सामने रिएक्शन ले रहा हूं जिसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। देखो आपके सामने 1 ही लिखा हुआ है, 1 1 1 1। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बट यहां तो 2 रिएक्टेंट है, तो इन अ सिमिलर वे द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी कंबाइन हो जाएगा ना, सॉरी इक्वल नहीं होगा, कंबाइन होगा ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। सही है ना, ठीक है, सही है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, एक कांस्टेंट आ जाएगा के, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ कांस्टेंट, सॉरी रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इसे हम बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। सही है ना। बट ये तो रिएक्शन आपकी ऐसी थी जिसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1 था। अब मैं ऐसी रिएक्शन पिक कर रहा हूं जिसके अंदर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है हम वही रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो इरिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल नहीं। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ऐसे वाले केसेस के अंदर, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्योंकि 2 रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब आप इसको इक्वेशन 3 कर लो और इक्वेशन 4 कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, सॉरी रेज टू द पावर इट्स, सॉरी रेज टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है जी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, ये आपका बन गया, आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन का रिलेशन। ठीक है ना, ये बनकर आ गया आपका लॉ ऑफ मास एक्शन का रिलेशन। और यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे किसी भी रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है, मैं रिएक्शन को देख के उतार सकता हूं बड़ी आसानी से, है ना। कॉपी करो और डेफिनेशन लिख लो बस। ठीक है, बोलो डेफिनेशन। लिखो अकॉर्डिंग टू दी, इसमें आप लिखो अकॉर्डिंग टू दी, दिस वॉज लेक्चर 3,
which I forgot to write. Lecture number 3. लिखो, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the, according to the law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant, according to the law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant raised to the power its stoichiometric coefficient. According to the law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant raised to the power its stoichiometric coefficient. ठीक है जी। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या डिस्कस करा है, पिछले क्लास के टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा था, उसके बाद हमने स्टार्ट करा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें मैंने पहला फैक्टर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट डिस्कस करा, दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन डिस्कस करा, और कंसंट्रेशन को हमने डिटेल में थोड़ा सा स्टार्ट भी कर लिया आज, जिसका डिटेल वर्जन हमें पढ़ना है, तो थोड़ा सा हमने टॉपिक पढ़ भी लिया है लॉ ऑफ मास एक्शन। कंसंट्रेशन के बाद हमने टेम्परेचर डिस्कस करा है, टेम्परेचर के बाद हमने कैटलिस्ट डिस्कस करा है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिस्कस करा है, और लास्ट में फोटोकेमिकल रिएक्शन को हमने देखा है। तो आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरी केमिस्ट्री वीडियोज़ के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।